हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगी। आज की क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की सेकंड क्लास। सॉल्यूशन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था, क्लास 12th का सिलेबस हमारा रनिंग कंडीशन में था। थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आज हम क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर की सेकंड क्लास में आज का हमारा टॉपिक होगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है और बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या हैं, आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले। एनसीईआरटी बेहद जरूरी है और एनसीईआरटी को खास तौर पर ध्यान रखते हुए आपको द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा अब ध्यान से सुनना कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। नाम से ही समझ में आता है कि बाइनरी, इसका मतलब बाई मतलब दो, तो बाई मतलब दो, मतलब यहां पर दो कंपोनेंट को मिलाया जाएगा। यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते किसे हैं, सबसे पहले इस पर विचार कर लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। वो जो दोनों कंपोनेंट होंगे, जैसे आपने सॉल्यूशन के बारे में इसके पहले क्या पढ़ा है, आपने सॉल्यूशन के बारे में इसके पढ़ा है कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसी को आप दूसरे संदर्भ में ये पढ़ते थे कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, यानी कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा आपने पहले पढ़ चुके हो आप, तो आपने ये भी डेफिनेशन पढ़ी, वो भी डेफिनेशन पढ़ी। आज हम इसके अंतर्गत बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है और आपने सॉल्यूशन को इसके पहले बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया था अलग अलग बेसिस पर। यहां पर फेज के बेसिस पर हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को हम उसकी फेज के बेसिस पर जब क्लासिफाई करते हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से कहा गया। यहां पर फेज को प्रायोरिटी देते हैं, स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं। तो जरा उस पर विचार कर लेते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, कैसे है। सुनिएगा, कहा गया कि ए सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो। जैसे इसके पहले आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो कंपोनेंट्स होंगे वो दो ही होंगे, दो से अधिक कंपोनेंट नहीं होंगे। अब सवाल ये आया कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। महज अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे। जैसे एक सिंपल सी बात आप पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है, और जिसको हम मिलाते हैं वो क्या है, सॉल्यूट है। हम जानते हैं सॉल्यूट लेसर अमाउंट में है, इसको हम मिलाते हैं। सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में है, इसमें मिलाते हैं। हम कहते हैं जिसको मिलाते हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में होता है। तो कहा यह गया कि ए सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना हो, जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। यानी इसमें कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू होगा। हम कहते हैं ये कंपोनेंट वन हो गया, ये कंपोनेंट टू हो गया। अब बहरहाल सवाल इसका है कि जो कंपोनेंट वन और टू है इनकी फेज क्या होगी। कहते हैं कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू की फेज सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं ए सॉल्यूशन, ये बाइनरी सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ सेम फेज और डिफरेंट फेज। यानी कि हम इसको एक तरह से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है तो हम ये पढ़ते हैं कि ए सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ सेम और डिफरेंट फेज। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो दोनों कंपोनेंट है बेटा वो सेम फेज के भी हो सकते हैं और दोनों कंपोनेंट की फेज डिफरेंट भी हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट
सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, गैस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, यानी इनकी फेज सेम भी हो सकती है, फेज डिफरेंट भी हो सकती है। और आप बहुत समय पहले सॉल्यूशन के बारे में जब बातचीत करते थे तो वहां से एक बात निकल करके आती थी। वो बात क्या थी कि जब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते थे तो वहां से सबसे पहली बात आई थी, क्या बात आई थी, जरा गौर करिएगा, कि फेज ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन की जो फेज है वो हमेशा हमेशा सॉल्वेंट की फेज पर डिपेंड करती है। यानी किसी सॉल्यूशन की जो फेज होती है, यानी कि सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैसियस स्टेट में होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस स्टेट में है। यानी कि सॉल्वेंट की फेज जो भी होगी, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस होगा। महज आज तक के सिचुएशन में हमारे दिमाग में एक बड़ी गलत चीजें बैठ गई हैं, वो ये है कि सॉल्यूशन में हम डिफाइन करते द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, सॉल्वेंट की फेज ही सॉल्यूशन की फेज होगी, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हमारे जहन में आज तक सॉल्यूशन की बात आती थी तो हमें यह लगता था, क्या लगता था, कि सॉल्यूशन पनिया टाइप का होता है, पानी जैसा कुछ होता है, या सॉल्यूशन के जब भी हम जिक्र करते थे तो हमें पानी जैसा कुछ ख्याल आता था कि ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें पानी की मात्रा होगी, या पानी जैसा होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ऐसा हम सोचते थे। महज ऐसा नहीं है। जो सॉल्वेंट की फेज है वो हमेशा हमेशा सॉल्यूशन की फेज को डिफाइन करता है, और सॉल्वेंट जिस फेज में होगा उसी फेज में सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन की फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती है। यानी सॉल्वेंट की फेज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, यानी सॉल्वेंट हमारा किसी फेज में पाया जा सकता है। तो ये बात आपको सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे, इसका मतलब कि अगर हम फेज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो गया तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और अगर सॉल्वेंट गैस हो गया तो उस सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये सॉल्वेंट क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन को जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो इसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट को हम सॉलिड ले लें और उस सॉलिड में हम क्या ले, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी ले सकते हैं ना। हमने कहा कि इसमें कुछ भी आ सकता है, यानी कि हम ये कह रहे हैं ये भी कुछ हो सकता है। और अगर हम इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन कंडीशन लें और इन तीनों को अगर इसमें मिलाओ तो तीन सॉल्यूशन बनेंगे, यानी सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। ठीक है, इन्हीं तीनों को अगर लिक्विड में मिलाओगे तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। कहें हाँ यार, तीन यहां से बन गए। और अगर इन्हीं तीनों को इसमें मिला दो तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो टोटल कितने टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन बन गए, 9 टाइप के। तो हमने देखा कि जो इससे सॉल्यूशन बनेगा उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, जो इस केस में बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, जो इस केस में बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, तीन तरह के मेन सॉल्यूशन हुए। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि फेज सॉल्वेंट की सॉलिड है तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तीन बात हो गई। ऐसे ही सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। फिर गैसियस सॉल्यूशन में जाओगे तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। ये एक नई चीज आपके लिए है, क्योंकि नई इसलिए है क्योंकि ऐसा इसके पहले हम सोचते भी नहीं थे। हमारे जहन में तो एक ही बात चलती थी, वह बात क्या होती थी कि जब कभी भी बाइनरी सॉल्यूशन का जिक्र होता था तो हम ये समझते थे कि बाइनरी मतलब दो। वैसे भी हमने बाइनरी तो अभी पढ़ा ही नहीं है, हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। और सॉल्यूशन के बारे में जो एक गलत बात पढ़ लिया था या समझ लिया था या समझने में कहीं फेर हो गया, वो गलत बात सिर्फ इतनी सी थी कि सॉल्यूशन हमेशा पानी जैसा होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कुल मिलाकर बेटा यहां से सॉल्यूशन को क्लासिफाई कैसे किया, हमने कहा कि यहां से हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। अब जरा देखिए, पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, एक पार्ट हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन आ गया है ना, एक पार्ट सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। दूसरा पार्ट जो आया वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट लिक्विड सॉल्यूशन, और जो थर्ड पार्ट इसमें आएगा वह क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन का जिक्र हम कर रहे हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, अब यहां पर हम सॉलिड सॉल्यूट लेंगे और एक दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा, है ना। अब जरा ये देखिए, ये सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, यानी किसी सॉलिड में सॉलिड को मिलाएं तो भी सॉलिड सॉल्यूशन,
किसी सॉलिड में लिक्विड को मिलाएं तो भी सॉलिड सॉल्यूशन, किसी सॉलिड में गैस को मिलाएं तो भी सॉलिड सॉल्यूशन। यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन की ओवरऑल हमने ये देखी कि 3 कैटेगरी यहां से निकल के आई। सेम टू सेम लिक्विड वाले में देखेंगे तो यहां पर ये लिक्विड हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि हमें तो ये देखना है सॉल्वेंट हमें क्या लेना है, लिक्विड लेना है, तभी तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, 3 कंडीशन यहां से आ गई, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन के ये 3 पार्ट हो गए। इसी तरह से गैसियस सॉल्यूशन में जाओगे तो सॉल्यूट क्या लोगे, सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सॉल्वेंट क्या लोगे, गैस गैस गैस। तो आप क्या मिलाओगे, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो आप देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशन यहां से ऑब्टेन कर लिया। तो 3 3 6 3 9, टोटल बाइनरी सॉल्यूशन में हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन देखा। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन को मेनली हमने क्लासिफाई किया, तो मेनली क्लासिफाई किया 1 2 3 3 पार्ट में, और उसके बाद फर्स्ट के 3 पार्ट, सेकंड के 3 पार्ट और थर्ड के 3 पार्ट। तो टोटल हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशन मिल गए। अब कहते हैं हमारे जहन में एक बात फिर आई कि अगर 9 तरह के सॉल्यूशन बने तो इसके एग्जाम्पल्स को कैसे समझेंगे, कैसे इसकी एनालिसिस होगी, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अगले वाले पोर्शन में हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और आपको बताते हैं कि अगली बात हमारी क्या होगी, जरा उसको देखिएगा। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन देखिएगा। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन क्या है इसको समझते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में अभी हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन बनाए, आपके सामने एग्जांपल के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपको 2 3 2 5 2 7 तरीके के लिखा गया। टोटल एनसीईआरटी में आपके 9 टाइप्स के सॉल्यूशन दिखाए गए। वो जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपके बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत हैं, उसी के बारे में हमें बातचीत करनी है आज की क्लास में। तो जरा देखिएगा आपके एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में बाइनरी सॉल्यूशन डिफाइन करने को आए, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सॉल्यूशन की डिफिनीशन आए, इसके चांसेस बहुत कम है। फेज ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ आए, इसके भी चांसेस बहुत कम है। एक चांस बनता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के, वो हैं एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल्स पर हमें फोकस करना पड़ेगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन और उसके एग्जांपल्स, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। महज हम आपको सारी चीजें वैसे भी बता रहे हैं। हमने कहा कि अगर यह एक बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो सॉलिड सॉल्यूशन को हम कैसे देख रहे हैं। हमने कहा कि सॉल्वेंट के रूप में हमने सॉलिड लिया। अभी हमने यही चीज आपको दोबारा भी बताई थी कि सॉल्वेंट के रूप में हमें क्या कंसीडर करना है, सॉलिड ही लेना है। और हमने यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में फिर से क्या ले लिया है, सॉलिड ले लिया। हम कहते हैं ये हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है और ये भी सॉल्वेंट सॉलिड है। इस सॉलिड में हमने क्या मिला है, सॉलिड इन सॉलिड। तो एग्जाम्पल क्या होगा, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। यानी कि कभी भी गोल्ड को अकेले नहीं रखा जाता, गोल्ड में कॉपर के डिजोल्यूशन करने के बाद हम उसमें ज्वेलरी के रूप में उसे यूज करते हैं। जिसका मतलब कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड एक एलॉय का फॉर्मेशन हुआ। यह किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और यह एक बाइनरी सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सेम टू सेम किसी लिक्विड को अगर किसी सॉलिड में डिजॉल्व करिए तो एमलगम यानी कि मरकरी को अगर सोडियम में डिजॉल्व करिए, यानी मरकरी विद सोडियम, मरकरी लिक्विड मेटल है, सोडियम एक सॉलिड मेटल है, दोनों को जब हम आपस में डिजॉल्व करते हैं तो ये अमलगम बनता है। और यह भी हमारा लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है। सेम टू सेम अगर लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा लिक्विड होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की फेज ही सॉल्यूशन की फेज को डिफाइन करेगी। अब हम कहते हैं कि इस लिक्विड में एक बार सॉलिड मिला है तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया। तो सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, NaCl को पानी में मिला दिया तो ये क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। चीनी पानी, नमक पानी, कुछ भी आप ले लीजिए ऐसा। लिक्विड इन लिक्विड में एथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, इसका मतलब दारू पानी की बात की जा रही। अगर अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए तो वाटर पहले एक्सेस में लिया, उसमें हमने क्या एथेनॉल मिला दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और इसमें ही 2 ही कंपोनेंट है तो यह भी बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तीसरे में अगर हम गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, सोडा वाटर के बारे में आपने सुना होगा, आजकल गर्मी भी आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप पानी में डिजॉल्व करते हो प्रेशर से तो ये क्या है, यह सोडा वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो यह क्या हो गया, यह गैस इन लिक्विड का बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। 2 कंपोनेंट है, एक गैस है, दूसरा लिक्विड है, तो ये गैस इन लिक्विड हो गया। सेम टू सेम गैसियस सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो गैसियस सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट हम क्या कंसीडर करेंगे, गैस, तो ये भी गैस हो गया, ये भी गैस हो गया।
अब अगर किसी लिक्विड को गैस में डिजोल्व करोगे तो लिक्विड इन गैस हो गया। जब लिक्विड को गैस में डिजोल्व करोगे तो क्या आएगा, वाटर वेपर इन एयर, यानी कि अगर वाटर वेपर्स को एयर में डिजोल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्लाउड कहते हैं। अगले स्टेप में हम पढ़ते हैं कि गैस को गैस में डिजोल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ हीलियम और ऑक्सीजन गैस। इसको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, ये हमने आपको इसमें टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन के कुल कितने टाइप्स हैं और उसको हम कैसे समझते हैं। तो कॉपर को गोल्ड में, मरकरी को सोडियम में। तो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स भी हमने आपको दे दिए, लिक्विड सॉल्यूशन के भी एग्जांपल हमने आपको दे दिए और लास्टली हमने गैसियस सॉल्यूशन का भी एग्जांपल आपको दे दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और इतना पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं और हम अगली क्लास में, यानी जो हमारी नई क्लास होगी, उसमें हम नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे आपसे, जहां पर हम आपसे बात करेंगे लेक्चर 3 के बारे में और हमारा टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।